JK 24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर हफ्ते हम आप लोगों तक दिलचस्प कार्यक्रम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है खास मेडिकल से रिलेटेड है। आप लोगों को मैं एक बहुत खास मेहमान से आज मिलवाने जा रही हूँ, तंजिन डोलमा, जो कि आईसीटीसी की काउंसलर हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीटीसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, और यहाँ पर एसएनएम हॉस्पिटल में आईसीटीसी की तंजिन डोलमा जी जो हैं काउंसलर हैं, और लिंक एआरटी सेंटर भी लिंक एआरटी सेंटर में भी ये जो हैं काम करती हैं, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के पेशेंट्स को जो हैं ये काउंसिल करती हैं। साथ ही में मेंस्ट्रुअल हाइजीन और न्यूट्रिशन के प्रोजेक्ट्स पर भी लड़कियों के साथ ये काम करती हैं। तो चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आज का प्रोग्राम जो है रिक्वेस्ट करते हैं, चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं आज के प्रोग्राम को देखें, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है खास लड़कियों पे हम फोकस करेंगे। हालांकि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के पेशेंट्स पर भी जो है आज का प्रोग्राम हम फोकस करेंगे। तो ये हैं तंजिन डोलमा जी हमारे साथ। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। मैम, सबसे पहले हम आपके काम की सराहना करते हैं। बहुत बेहतरीन काम आप कर रही हैं। लद्दाख जो है, चाहे अगर हम लेह ज़िले की बात करें या कारगिल ज़िले की बात करें, बहुत छोटा सा इलाका है, और आप ऐसे विषयों पर काम कर रही हैं जिसके बारे में लोग अधिकतर बात नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी मैम कि आप हमारे दर्शकों को जो है अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो JK 24/7 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए, क्योंकि हाँ, तो जिस तरह से दूसरी हमारे इंडिया के देश में HIV हेपेटाइटिस बी पे लोग ओपनली बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और भी भयंकर हो जाते हैं। तो जब मैंने भी एज आ ICTC काउंसलर 2008 में मैंने जब अपना ग्रेजुएशन करते करते मैंने एज अ काउंसलर ज्वाइंट किया था, तो जब मैं भी यहाँ पे आई थी, लोगों का यही सोच था कि हमारे लद्दाख में HIV जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो है दूसरे देश का प्रॉब्लम है, दूसरी जगह का प्रॉब्लम है। हमारे लद्दाख में ऐसा नहीं हो सकता। लोग इवन वेल एजुकेटेड हो या जो भी इसी प्रोफेशनल से हो, वो भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि लद्दाख में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एज अ काउंसलर जब से मैंने ज्वाइन किया, मतलब किसी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको हेपेटाइटिस बी का काउंसलर होना चाहिए था, क्योंकि लद्दाख में हेपेटाइटिस बी काफ़ी केसेस है। तो मेरे दिमाग में यही आया, जब हेपेटाइटिस बी इतना हमारे लद्दाख में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो सिमिलर है। जिस तरह से HIV लगता है, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी, उसी तरह से हेपेटाइटिस सी और बहुत सारी STI, VDRL बोलो या वर्ड्स, गुनोरिया, हर्पीस के काफ़ी सारे प्रॉब्लम से। तो फिर मेरे दिमाग में यही आया, जब हेपेटाइटिस है तो HIV और भी हो सकता है। तो मुझे ये लगा कि मुझे और भी दिल से ये काम करने की ज़रूरत है। जब से हमने ICTC खोला, तो फिर पहले इनिशियल स्टेज में तो हमें यहाँ से बाहर के ही जैसे लोग पता चले कि यहाँ पे भी HIV पॉजिटिव केस है, 1-2, तो हेपेटाइटिस बी के भी बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो मैं HIV का काउंसलिंग करती थी, तो धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला कि हेपेटाइटिस बी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन, जिस तरह की HIV के पेशेंट फेस करते हैं, वैसे ही हेपेटाइटिस वाले भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। इवन मैंने ये देखे कि डाइवोर्स जैसे केसेस बहुत ज़्यादा देखे, और फैमिली में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम देखे। तो मैंने हेपेटाइटिस बी पे भी कंटिन्यूसली उसी चीज़ों में, स्पेशली मैं HIV और हेपेटाइटिस बी के बारे में लोगों को काउंसलिंग करती हूँ। जी मैम, ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जब आपने ये काउंसलिंग शुरू करी, तो कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए, आपके लिए लोगों से बात करना? क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि यहाँ पर लोग जो हैं खुलकर बात नहीं कर पा रहे होंगे, एक स्टिग्मा है, एक माइंडसेट है। आपके लिए कितना मुश्किल था उनसे बात करना, उनकी परेशानियों को समझना? जी, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी सवाल है,
कि लोग यही सोचते हैं कि मतलब यही कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे एसटीआई के बारे में बात करो या इन चीज़ों के बारे में हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते। तो जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, पहले हमें भी मतलब प्रॉपरली जब ट्रेनिंग मिलते थे तो वहाँ पे हमें कॉन्डोम्स के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता, तो हम लोग भी सोचते थे नहीं नहीं नहीं, इस तरह के काम तो मैं लद्दाख में जाके कर ही नहीं सकती। तो जब मैं यहाँ पे वापस आई थी, मेरी एक पहचान वाली एक मतलब मेरी पहचान की इवन मतलब बहुत अच्छे पहचान के एक बंदा निकला जो पॉजिटिव निकला। तब मेरे दिमाग में यही आया, प्रॉब्लम मेरे दिमाग में है, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ नॉलेज है। हर कोई सेक्सुअल तो एक नेचुरल वे में देखो तो ये कुछ गंदा बात नहीं है, तो फिर हमें ओपनली बात करने की ज़रूरत है। तो फिर मुझे यही लगा कि आज मैं भी इन चीज़ों को एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज लेते तो मैं लोगों को एजुकेट कर पाती। तो मैं हर किसी को अभी भी जाती हूँ, मैं हर स्कूलों में जाती हूँ, हर टीचर्स के साथ मेरा इंटरेक्ट होता है, हर गाँव वालों में जाके मैं वॉलंटियरली बहुत ज़्यादा काम करती हूँ एज अ सोशल वर्क। तो तब जाके मैं लोगों को यही एजुकेट करती हूँ कि हम सभी मतलब जो भी हो, एक सेक्सुअल हेल्थ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लड़कों को लड़कियों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। ये एक नेचुरल है, हमने मतलब ये ऊपर से बनाया हुआ है, हमने कुछ किया नहीं है, गलत बात नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में खुल के बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हम खुल के इन चीज़ों में डिस्कशन करोगे, जितना हम खुल के इन चीज़ों पे बात करोगे, उतना हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं पहले मैं रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन में भी काफ़ी सारे काम करती हूँ, तो मैंने इन मीडिया को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। पहले हमने ये आईसीटीसी पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो किया था, फिर खुद जाके रेडियो में पहले ये दिलचस्प बोल के जो न्यूज़ के बाद 5 मिनट्स के टॉक आते थे, उसमें भी काफ़ी सारा मैंने लोगों को एजुकेट किया था। अभी भी मैं एज अ एक्सपर्ट भी जाती हूँ, तो फिर दूसरों को भी, डॉक्टर्स को ला के भी इन चीज़ों पे डिस्कशन करवाती हूँ। तो इन चीज़ों पे लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम आने वाली जेनरेशन को प्रिवेंट कर पाए। क्योंकि लद्दाख में भी काफ़ी सारे हमारे पास अभी तक 63 जैसा HIV पॉजिटिव है, तो हेपेटाइटिस बी मेरे पास मोर देन 700 जैसा केसेस है। तो फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू भी काफ़ी सारा इन्फेक्शन हो चुका है। तो इन चीज़ों को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जितना हो सकता है हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, आशा के थ्रू जो भी हो, हेल्थ वर्कर के थ्रू हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में मतलब ये जो रूटीन टेस्ट हो चुके हैं, तो इन चीज़ों के थ्रू हम लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी मैम, जानना चाहूंगी आपसे कि ये काम करते करते आपको कितने साल हो गए हैं? मैं 2012 में जब मेरे खुद की कॉलेज के वो जैसे ख़त्म हो गए, उसके बाद मैंने ये काम किया है। तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग मिली है, जैसे जैके स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी के थ्रू भी मिलते हैं, टिस के थ्रू हमें बहुत सारे ट्रेनिंग मिले हैं। तो और मैं खुद ये हेपेटाइटिस बी वालों चीज़ों पे काम करती हूँ। तो मुझे हेल्थ के थ्रू जो सिंथिया चलाती है, उनके थ्रू भी मुझे 2-3 बार ट्रेनिंग मिली है। तो अभी तो जितना मैं काम करती हूँ, मुझे हमारा बहुत मेरी जितने भी हमारा हेड रहे हैं, CMO रहे हैं, या जितने भी हमारा MS रहे हैं, सबों का मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला है। क्योंकि सर लोगों को पता है कि मैम लोगों को पता है कि मैंने अच्छे से काम किया है, तो कभी किसी ने मुझे ना नहीं कहा। तो जितना हमारा सारा कुछ मतलब ICTC ले का बहुत ज़्यादा बढ़िया से चलते हैं। लेकिन इवन मेरे कलीग्स जो है JK में, जितना जो है मतलब सबसे मेरा क्वालिफिकेशन लो होगा, मैं जैसे ग्रेजुएशन ही हूँ, बट मैंने सोशल वर्क बहुत की है। उसकी हिसाब से मेरी नॉलेज देखो, उसके हिसाब से मेरा मतलब वो ठीक ठाक मतलब अपने से वो हो पाया है। तो इवन मेरा सक्सेस जम्मू कश्मीर में सक्सेस स्टोरी गया है कि मेरी काम को देख के। तो हाँ, इस तरह की मतलब बिल्कुल, मैं जी ये पूछना चाह रही थी आपसे अगला सवाल कि 2012 से आप काम कर रही हैं, बहुत 2008 से आप काम कर रही हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। तो तब से लेकर अभी तक आप अपना सक्सेस रेट कैसे देखती हैं कि कितने चेंजेस आए हैं सोसाइटी में? हाँ, मैं अपने काम से सच में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हूँ। क्योंकि जितना दूसरी जगह पे देखो, तो इवन मेरी सक्सेस स्टोरी भी गई है पूरा JNK में। मेरे से वेल क्वालिफाइड है, मेरे से डबल PhD करने वाले न्यूट्रिशनिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं। तो फिर इन लोगों के कंपेयर में मैं मतलब
डिग्री में बहुत लो हूँ, बट मैंने पहले आरडीवाई में मैंने बहुत सारा सोशल वर्क कर रखा है, एलडीएल में मैंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क कर रखा है, और हम लोग लद्दाख वुमेन वेलफेयर नेटवर्क के भी बहुत ज़्यादा सोशल वर्क हम लोग करते हैं। इसके बाद हमने वुमेन्स फॉर वुमेन हेल्थ बोल के हमने अपना फ्रेंड सर्कल में एक ग्रुप खोला, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि हमारे अपने बॉडी के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, हम दूसरों के लिए क्या सेवा कर सकते हैं। जब हमें अपने बॉडी के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मैंने ये भी देखे कि काफ़ी सारे मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। लोग अपने इन चीज़ों को, ये मंथली मेंस्ट्रुएशन भी लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी होते हैं, नॉलेज नहीं होता तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे डॉक्टर्स के थ्रू हमें गायनोकोलॉजिस्ट लोकल भी थे, काफ़ी सारे लोगों ने हमें ट्रेन किया, आउटसाइडर इवन क्या कहते हैं अमेरिका से भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स आए थे, एक्सपर्ट लोग आके हमें ट्रेन किया था। तब हमने एक्सपर्ट के थ्रू ये प्रोग्राम काफ़ी चलाए। उसके बाद तो अब इंडिविजुअली भी बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों को हम लोग करते हैं। सच में कि लोगों की दिमाग में काफ़ी सारे चेंजेस है। अभी जो भी होता है, मैं टॉक करती हूँ या मेरी इनके थ्रू लोगों को जो भी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं तो हॉस्पिटल में आके हमसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, हमारे वहाँ पे जाके काउंसलिंग करने का, हम लोग वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ प्रोग्राम करने का ये बेनिफिट है कि लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होते तो या खुद वापस हमारे पास आ जाते हैं या कोई ना कोई थ्रू मतलब किसी के थ्रू रेफरल होके हमारे पास पहुँच जाते हैं। जी जी मैम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की आपने बात करी है, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक्चुअली एक काफ़ी बड़ा इशू है। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं अभी भी इतने बड़े बड़े स्कूल्स में जा रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, पर अपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके उनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि अपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ के टाइम किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। तो आप मुझे इससे पहले बता रही थी कि आपने गाँव में भी जाके रूरल एरियाज़, लद्दाख के रूरल एरियाज़ में भी बहुत काम किया है। तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ, हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में बताइए मैम। जी, पहले तो हम लोग यही करते थे कि वुमेन्स फॉर वुमेन हेल्थ के थ्रू जाके हम लोग, हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं था कि जो हम उन लोगों को प्रोवाइड कर सकते, ये आप यूज़ कीजिए, ये वो नहीं थे। तो हम लोगों को यही एजुकेट किया जाता था कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अपना हाइजीन को मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है। तो फ्रिक्वेंट हमारा 6 आवरली हमें ये जो पेड है आपको हो या ना हो उसको चेंज करना। और मैं ज़्यादातर इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए हमेशा लोगों को ये एजुकेट करती थी कि इवन मैं खुद भी वही यूज़ करती थी कि आप जब ड्यूटी के टाइम पे हो, स्कूल जाते हो, तब हम लोग यही की पैड यूज़ करते थे ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ना रहे। लेकिन घर पे आने के बाद हमारे पास, हर किसी के पास कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा धो के उसको फोल्ड करके उसी को बार बार यूज़ करना कितना ज़रूरी है। और उसको साफ रखने के लिए ठंडे पानी से धो लो तो फिर वो बिल्कुल दाग भी नहीं रहता। तो इन चीज़ों के लिए हमारे लद्दाख में जो है धूप बिल्कुल बढ़िया है, तो फिर वहीं पे धूप में रखो तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता। ठीक। और दूसरा है, उसके बाद मुझे यही हेल्थ इंक से, मतलब मुझे खुद को हार्ट फाउंडेशन के थ्रू फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि वो लोग दिवा कप बोल के मेंस्ट्रुअल कप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तभी जाके वहाँ पे लोग एजुकेट करते थे पहले कि आप लोगों को ये जो मेंस्ट्रुअल कप क्या है, किस चीज़ों से बना हुआ है और आपने कैसे यूज़ करना है। जब से मैंने ये यूज़ किया मुझे खुद को लगा कि एक तो मेरा ये जो मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड टेंशन ही नहीं रहता, क्योंकि कहीं भी जाके हम लोग उसको मतलब मेंस्ट्रुअल कप जो है फॉल हम चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी में वॉश करना है उसको प्रॉपरली, थोड़ा सा वॉश करके तो फिर उसी को दोबारा रीयूज़ 15 ईयर्स के लिए वही कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने हाँ, ये जो है एक तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, दूसरा हमारे लिए ये मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड टेंशन वाली बात भी ख़त्म हो जाते हैं ना। तो हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे जो भी हो, मतलब इतने आवर्स में चेंज करना, नहीं तो फ्लो जब होते हैं तो फिर हमें फील होते थे कि हाँ मेरा ये वाला टेंशन वाला रह जाते हैं। तो इसके बाद मैं सिंथिया लोगों के साथ हम लोग वहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आइस हॉकी के प्लेयर्स से, उन लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। हम लोगों ने वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को एजुकेट किया था, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन न्यूट्रिशन पे उन लोगों को एजुकेट किया था। तो फिर
उन लोगों में हमने काफ़ी सारा प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ, हमारे पास क्या कहते हैं एनाटॉमी है, फीमेल एनाटॉमी का हमारे पास फ़ोटो है, तो उसको प्रॉपरली कहाँ तक जाते हैं, तो इसमें रिस्क नहीं होता, तो फिर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसको चेंज करना कितना इंपॉर्टेंट। और ये जो है एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमने तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमें ये हेल्थिंग के थ्रू मिला, तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, हमने कैनेडियन एम्बेसडर के थ्रू हमें मिला था, तब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया था सबों में प्रॉपर एजुकेशन देने के बाद। तो उसी तरह हमने यहाँ पे रिगलम स्कूल के हॉस्टल में विंटर्स के टाइम पे वहाँ पे मोर देन 50 पार्टिसिपेंट थे। तो जब हमने प्रॉपर लोगों को, ये बच्चों को नॉलेज देने के बाद वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, और इंडिविजुअली हमने मेडिकल के स्टूडेंट थे, फार्मासिस्ट के स्टूडेंट, उन लोगों को काफ़ी सारा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। और मैं जब हॉस्पिटल में बैठती हूँ तो जो भी इन चीज़ों पे डिस्कशन होने के बाद उन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन देने के बाद मैं देती हूँ, क्योंकि ये जो दीवा कप से वो जो है मेंस्ट्रुअल कप जो है इन्होंने कनाडा से लाया है, तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था, बाहर से वो लोग खुद लेते तो 8,000 9,000 का एक ही पीस आ रहे थे। तो उन लोगों को पहले प्रॉपर एजुकेशन देती हूँ, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। आप न्यूट्रिशन की बात करूँ तो स्पेशली हमारे लद्दाख में जो है, जैसे सब्जी वगैरह जो भी उगाते हैं, फ्रूट्स हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र जो बोलो या कुछ भी केमिकल्स ना के बराबर होता है। तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन लोगों को उसको कुक करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयरन से रिलेटेड मतलब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अभी गवर्नमेंट की हिसाब से, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे एडोलेसेंट फ्रेंडली क्लिनिक बोल के भी चलाते हैं, उनकी तरफ भी सप्लीमेंट, उनकी वहाँ से भी सप्लीमेंट भी मिल जाते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर पे जो उगाते हैं उनको, मतलब बहुत ज़्यादा जो उसमें ऑर्गेनिक है उसी को प्रिजर्व करके बनाना। मैंने देखा है काफ़ी सारे घरों में ये होता है कि जैसे वेजिटेबल्स जो है मतलब वहाँ से कट के लाते हैं, कट के लाना भी ये है कि पहले से कट के रखते हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज काफ़ी सारा तो ऑलरेडी वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो जब बनाओ उसी टाइम पे पहले धो के फिर काट के फिर बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, पहले मतलब लाते हैं, उसके बाद मतलब बड़ा वो ऐसे निचोड़ के उसका जूस पूरा सारा न्यूट्रिशन खत्म करने के बाद, इवन काफ़ी सारे लोगों में मैंने ये भी देखे है कि सब्जी को लाते हैं, उसके बाद बॉयल करके पानी जो फेंक देते हैं, जो घास भूस बचता है वो खाते हैं। तो उसमें हमें क्या मिलेगा, सिर्फ फाइबर ही मिलेंगे। तो मतलब रेड कलर की वेजिटेबल्स हो या फ्रूट हो और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हाई इन क्या कहते हैं आयरन होता है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के इन चीज़ों को मतलब वो करके खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आयरन डिफिशिएंसी जैसे एनीमिया की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, स्पेशली एडोलेसेंट में। यही सोचता है लोगों में, ये भी टबू है कि मेंस्ट्रुएशन जो है बहुत गंदा सा है, वो निकलने से ठीक रहता। ऐसा कुछ नहीं है। मेंस्ट्रुएशन जो है हमारा ही अपना ब्लड है, एक साफ ब्लड है, लेकिन वही लॉस हो जाने से उसको मतलब रिकवर करने के लिए हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैम ये पूछना चाहूँगी आपसे कि मेंस्ट्रुअल कप्स की आपने बात करी है कि कैनेडियन एम्बेसडर के थ्रू हमें लद्दाख में मेंस्ट्रुअल कप्स मिले थे और आपने पूरी तरीके से एजुकेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेंस्ट्रुअल कप्स का मैम फीडबैक कैसा मिला है आपको, रिस्पॉन्स कैसा मिला है आपको? खासकर मैं समझती हूँ कि हमारी यंगर जनरेशन ने, यंगर गर्ल्स ने यूज़ किए होंगे, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स मिला है? जी, मतलब प्री मेंस्ट्रुएशन के जो भी थे, मतलब मैंने इन बच्चों में ये जो मतलब प्रॉपर एजुकेशन देने के बाद उन लोगों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो लोग यही कहते हैं कि इसकी वजह से एक तो हमें लीकिंग का टेंशन नहीं रहता, दूसरा हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करो उसका नहीं रहता, तीसरा क्रैम्प्स नहीं होता। तो लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तभी मैंने बार बार रिक्वेस्ट की कि ये बहुत ज़्यादा, एक तो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तो उसमें फ्रिक्वेंट तो हम लोग वैसे भी 2-3 घंटे में हम लोग वॉशरूम, 4 घंटे में वॉशरूम जाओ तो थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। एक बोतल का पानी होने से भी चलेगा, नहीं तो इमरजेंसी केसेस में इवन टिश्यू पेपर भी होने से चलेगा, उसको निकाल के फिर उसी को थोड़ा सा सर्व करके फिर इंसर्ट करना है ना। तो इन्हीं चीज़ों को मतलब ध्यान रख के लोग यही कहते हैं कि मेरे खुद की बेटी यूज़ करती है, तो उनका बहुत अच्छा फीडबैक है। कहते हैं कि मतलब बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, दूसरों के
लिए मतलब उनके फ्रेंड्स में ये होता है कि पेट लेने के लिए दूसरों शॉप में जाने के लिए भी बच्चों को ओपनली नहीं बोल सकता, लोग क्या सोचेंगे, बच्चे बोल भी नहीं सकता दुकान पे जाके मेरे लिए पेट दो। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और पेट भी ऐसा होता है कि लोग यूज़ करने के बाद डस्टबिन में डाल देते हैं, कुत्ता उठा के हर जगह पे ग्राउंड पे फैला हुआ होता है। तो इसलिए एक तो इन्वायरमेंट के भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, दूसरा हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तीसरा स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम सारा निकल जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जो है। तो इस साल भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे ये जो मेंस्ट्रुअल कप मिले, तो लोगों को जितना हो सकता है, स्पेशली मैं चाहूँगी कि इस बार जाके दूसरी जगह पे जाए, जैसे रिमोट एरियाज में जाए, तो फिर उन लोगों को अच्छे से एजुकेशन दो और उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूँ। जी मैम, इससे पहले भी आपने हेपेटाइटिस बी के बारे में हमें बताया है कि आप हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को काउंसलिंग करती हैं। तो मैम एग्जैक्टली हेपेटाइटिस बी को लेकर आप किस तरीके से काम करती हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो बहुत हमारे मोस्ट कॉमनली नोन डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं, उसी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो उसके ऊपर आप किस तरीके से काम करती हैं? और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनको क्या कदम उठाने चाहिए? जी, हेपेटाइटिस बी के बारे में हमारे लद्दाख में तो ये लकी है कि हेपेटाइटिस बी हर किसी का स्क्रीनिंग होता है। तो उसके हिसाब से अगर किसी को जो भी प्रॉब्लम है तो हम उसको प्रिवेंट किया जाता है। क्योंकि लद्दाख में मैंने जितने भी केसेस देखे अभी तक, मोर देन 700 केसेस हमारे पास है जिसको मैंने काउंसलिंग किया था, और काफ़ी सारे मेरे पास नहीं भी पहुंचे हुए होंगे। तो उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन ज़्यादा है, यानी कि इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। तो उन चीज़ों को हम आसानी से बचाया जा सकता। जब मैं 2010 में मैंने ज्वाइन किया, लोगों का यही सोच था कि हेपेटाइटिस बी से भी मैंने स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे चीज़ें देखे। तो मैं खुद दूसरों से यही पैसा कलेक्शन करके भी उन लोगों को इम्यूनोग्लोबिन, उसके बच्चे को प्रिवेंशन के लिए मैं वही दवाई शवाई वो एडजस्ट करती थी। तो 2012 में हमारे NRHM के डायरेक्टर जो पहुंचे थे, तब मेरे पास काफ़ी सारे डाटा थे कि इतना इतना लोगों को दिया बोल के। तो तब से जितने भी गर्भवती माँ है तो उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे भी हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड हेपेटाइटिस बी वायरल लोड और ई एंटीजन का इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट जो है 9,000 10,000 रुपीज़ होता है, और ट्वाइस इन ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, 6 मंथली। तो वो इन चीज़ ये जब से 2012 से NRHM की डायरेक्टर ने पूरा ले डिस्ट्रिक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। ले में तो पूरा ले में फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही थी। उससे पहले हमारा हेल्थ इंक के थ्रू हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। सिंथिया बोल के एक लेडी है जो फाउंडर है हेल्थ इंक का, तो उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे पैसा देना स्टार्ट किया था। MS के थ्रू में पैसा लेती थी, और जितने भी पेशेंट्स थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करते थे। पहले इम्यूनोग्लोबिन भी हम ही लोग एडजस्ट करते थे। तब से फिर हमारे इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे डॉक्टर यंगचंद, तो हमने उनके साथ भी डिस्कशन की, तो फिर हमने अवेलेबल किया था यहाँ पे। तो बट बाद में जो 2012 से हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बट सिर्फ एंटीनेटल लोगों को। बाकी जो है अभी भी हम हेल्थ इंक से फंड की हेल्प लेते हैं, और जो गरीब है उन लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और कंपनी से हम लोग तो ये डिस्काउंट का हेल्प लेके, मतलब 3,500 में इनकी सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं। तो इसके लिए स्पेशली मैंने भी यही प्रॉब्लम देखे। मुझे भी यहाँ पे मतलब इसमें मुझे प्रॉपर इसी में स्पेसिफिक मुझे ट्रेनिंग चाहिए था, वो नहीं मिले। तो फिर मैं खुद अपने जेब से पैसा दे के मैं एम्स दिल्ली में 1 मंथ की मैंने ट्रेनिंग की। यहाँ पे एम्स के जितने भी डॉक्टर से यहाँ पे आते हैं, तो फिर मैं गेस्ट्रोंटोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट के साथ मैं खुद बैठ के जितने भी है वो सारा केस मैं देखती हूँ। जी मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। ये थे हमारे साथ तंजिन डोलमा, काउंसलर ICTC। चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आज का प्रोग्राम हमारा दिखाने का खास मकसद यही था कि जो जनरल पब्लिक अपने घर में बात करने से शर्माते हैं, या अपने टीचर्स के साथ बात करने में शर्माते हैं, या डॉक्टर्स के पास जाने से शर्माते हैं, ये बिल्कुल आप लोग शर्माइए नहीं। किसी डॉक्टर से बात करने में, या काउंसलर से बात करने में, या अपने टीचर के साथ शेयर करने में, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं, बहुत नेचुरल कॉन्सेप्ट्स हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सोच समझ से भी हम यही कहना चाहेंगे कि सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये स्कूल में एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, और अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ भी आप इन टॉपिक्स पर ओपनली बात करिए।
और अगर आपसे बात नहीं किया जा सकता है तो आप काउंसलर के पास भी ले जा सकते हैं। स्तंजिन डोलमा जी हैं जो किसी भी टाइम काउंसलिंग करने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग कर भी चुके हैं। इनको हमारे प्रोग्राम पे आज लाने का खास मकसद यही है कि आप लोगों तक हम यही मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। निसार हुसैन के साथ मैं जैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।